जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बाग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज से हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज चालू की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज कंप्यूटर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमने DBMS रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन को मैंने बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में रखा है। अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस ASI, नीलिट से CCC, O लेवल या फिर कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर क्लर्क, UPPCL, UPSSC, पेट, बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन तो मैं MCQs के फॉर्मेट में रखा हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। डेटाबेस में टोटल MCQs के फॉर्मेट में 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसी 100 क्वेश्चन में मैं पूरे डेटाबेस को कवर कर दूंगा। तो आप निश्चिंत रहे, वीडियो को पूरा देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटाबेस में टप्पल क्या होता है। टप्पल पूछा है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। डेटाबेस जो पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होगा डेटाबेस में टप्पल क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रो। डेटाबेस में रो को ही टप्पल बोलते हैं। देखो, ये टेबल है, अगर ये टेबल है, सपोज करो टेबल है, तो इसको बोलते हैं रो। ये रो होता है ना, रो साउंड्स लाइक एरो, तो इसके रो बोलेंगे। रो को ही टपल बोलते हैं, रो को ही रिकॉर्ड बोलते हैं, इसी को वैल्यू भी बोलते हैं। देखो, मैं लिख देता हूँ एक बारी। रो हो गया, इसी को ही टपल बोलेंगे, इसी को ही रिकॉर्ड बोलेंगे, और इसी को वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू बोलो, चाहे रिकॉर्ड बोलो, चाहे टपल बोलो। ऑब्जेक्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस का ये जो टपल वर्ड है, डेटाबेस का ये वर्ड माना जाता है, तो रो को टपल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट पूछ लिया। डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलम। एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं। देखो, मैंने बताया था ये टेबल है, तो ये तो रो हो गया, ऊपर वाला कॉलम होता है। ठीक है, ऊपर वाला कॉलम होता है, तो एट्रीब्यूट को कॉलम ही बोलेंगे। इसी को फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड। तो इसका 3 नाम हो गया। क्या क्या हो गया, एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से डेटाबेस सिस्टम बनाने वाली कौन सी एक कंपनी है। 4 ऑप्शन दिया है, ओरेकल, आर सिस्टम, आईगेट या इन्फोसिस। डेटाबेस सिस्टम बनाने वाली कौन सी कंपनी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है डेटाबेस की एक कंपनी है। आंसर चेक कर लेते हैं, ओरेकल हो गया। ओरेकल का डिफिनीशन, ओरेकल इट सेल्स डेटा बेस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बेचता है। अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ओरेकल बहुत आगे आ गया है। तो ओरेकल के फाउंडर की बात करते हैं। अगर इसके 3 फाउंडर थे, मेन नाम आता है लैरी एलिसन का। लैरी एलिसन का मेन आता है नाम। इसके अलावा 2 और हैं, नाम याद रख लो। बॉब माइनर हैं एक, और एक हैं एड ओट्स। तो ये हो गए ओरेकल के फाउंडर। इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर, ओरेकल का हेडक्वार्टर ऑस्टिन, टेक्सास, US में है। ऑस्टिन सिटी, US के ऑस्टिन सिटी में है। चेयरमैन देखो, वही जो फाउंडर थे वही चेयरमैन है। चेयरमैन इसके ओरेकल के वही फाउंडर कौन थे, लैरी एलिसन थे। इसीलिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैरी एलिसन।
आपके एग्जाम में जब भी ओरेकल से रिलेटेड कोई ऐसा नाम आएगा तो इसको रिलेट कर लेना। अच्छा, ऑप्शन की बात करें अगर तो ओरेकल हो गया। ओरेकल क्या था? इट सेल्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। अभी आर सिस्टम की बात करते हैं। ये जो आर सिस्टम है, देखो आर सिस्टम एनालिटिक्स सर्विस कंपनी है। ये मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह देखती है, स्टॉक मार्केट से रिलेशन होता है। तो ये आर सिस्टम जो है एनालिटिक्स सर्विस कंपनी हो जाएगी ये, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, आई गेट। ये भी आईटी सर्विस कंपनी ही है, यूएसए की ही है ये, यूएसए की एक आईटी कंपनी है, आईटी। चौथा ऑप्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्फोसिस। आप सभी ने नाम सुना होगा इन्फोसिस का। ये इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इन्फोसिस है क्या। देखो, ये इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इन्फोसिस जो है मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। अब ये करती क्या क्या है, जैसे ये बिजनेस कंसल्टिंग करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग कंसल्टिंग, ये सब सर्विसेज बेचती है ये। इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका बेंगलुरु में है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इन्फोसिस के बारे में आप क्या जानते हो? इंडिया की ये सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है। अच्छा, ये इंडिया की सेकेंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पता है कौन है? अरे अपना टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस नंबर 1 पे है। बढ़िया ना। इन्फोसिस के फाउंडर कौन थे? इन्फोसिस के फाउंडर याद कर लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन नारायण मूर्ति। एन आर नारायणा मूर्ति +6 और थे, मगर नाम मेन आता है एन नारायण मूर्ति का, इन्फोसिस के फाउंडर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन मेटा डेटा का एक प्रकार है? मेटा डेटा का प्रकार बताना है। ऑपरेशनल, ईडीडब्ल्यू, डेटा मार्ट या उपर्युक्त सभी। तो मेटा डेटा देखो होता क्या है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में ही बताए। डेटा अबाउट डेटा, ये हम लोग अपने स्कूलिंग टाइम में बड़ा रटते थे, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार है? ऑपरेशनल, ईडीडब्ल्यू, डेटा मार्ट। इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो तीनों हैं ये डेटा मार्ट के ही एक प्रकार हैं। कैसे, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझो कि पहले मेटा डेटा होता क्या है। डेटा अबाउट डेटा, इसका मैं रियल वर्ड एग्जांपल दूं तो सपोज करो आप मोबाइल से कैमरे में फ़ोटो लेते हो। आप मोबाइल से कैमरे में फ़ोटो लोगे तो इस फ़ोटो के साथ साथ फाइल नेम सेव होता है। जैसे फाइल नेम सेव होता है, इसका साइज ऑफ फाइल हो गया, ये मेटा डेटा मैं बता रहा हूँ। साइज ऑफ फाइल हो गया, डेट एंड टाइम भी सेव होता है, कैमरा सेटिंग वगैरह ये सब जो होता है ये मेटा डेटा है। अगर इसी को मेटा डेटा को मैं अगर डीबीएमएस में बात करूँ तो टेबल आप क्रिएट करते हो। अगर मैं इसको डीबीएमएस में बताऊँ तो टेबल आप बनाते हो, नेम आता है, टाइप आता है, रेंज ऑफ वैल्यू, अगर न्यूमेरिक कोई वैल्यू दे दो तो रेंज ऑफ वैल्यू, ये सब मेटा डेटा है। एक्सेस अथराइजेशन, ये सब मेटा डेटा है डीबीएमएस में। तो ये हो जाएगा हमारा मेटा डेटा। अभी ऑप्शन की बात करें तो ये ऑपरेशनल क्या होता है? ऑपरेशनल ये डेटा डिक्शनरी का ही एक पार्ट है। डेटा डिक्शनरी, ऑपरेशनल डेटा डिक्शनरी का पार्ट है, डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा का पार्ट है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ईडीडब्ल्यू। अब देखो ईडीडब्ल्यू जो है ये डेटा वेयर हाउस ही होता है। ये इसका फुल फॉर्म देखो, इसका फुल फॉर्म है इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म दे देगा, तो ये आप याद रख लो। ईडीडब्ल्यू जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस।
EDW का फुल फॉर्म, ये वेयर हाउस ही होता है। ओके, ये भी मेटा डेटा का प्रकार है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो डेटा मार्ट दिया है, ये भी डेटा वेयर हाउस ही होता है। देखो डेटा मार्ट भी डेटा वेयर हाउस होता है। अब बात आती है कि फिर डेटा मार्ट में और EDW में क्या डिफरेंस है। डेटा मार्ट और EDW का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। अब देखो ये जो डेटा मार्ट होता है ये 100 GB से कम होता है, ये 100 GB से साइज में कम होता है, 100 GB से लेस ही होता है। जबकि EDW जो है ये 100 GB प्लस होता है साइज में, 100 GB प्लस होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये डेटा मार्ट छोटा होता है, EDW बड़ा होता है। हो गया। तो इसमें से मेटा डेटा कौन प्रकार है, सारे तीनों प्रकार हैं। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, रिलेशन किस किस प्रकार का हो सकता है। 1 to 1, 1 to many, many to many, उपर्युक्त सभी। DBMS आप पढ़े होगे तो ये बड़ा इजी वाला ही क्वेश्चन है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी रिलेशन। मतलब 1 to 1 होता है, 1 to many, many to many और many to 1 भी होता है। मैं बता देता हूँ अच्छा चारों कौन कौन सा होता है। चार देखो होते हैं बेसिकली। तो पहला होता है 1 to many, मतलब ये टाइप ऑफ मैं रिलेशन बता रहा हूँ डेटाबेस में। 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है और many to many होता है, many to many होता है। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल एक बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट हो गया और सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट है। तो देखो 1 to 1 में भी क्या होगा, 1 to 1 में एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो ये 1 to 1 का रिलेशन हो गया। अभी आएंगे 1 to many का। अब एक स्टूडेंट है, अगर वो 2 सब्जेक्ट पढ़ता है सपोज करो, तो वो 1 to many का रिलेशन फॉलो करेगा। तीसरा था many to 1 का, many to 1 का रिलेशन था। तो many to 1 में हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो एक ही अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे many to 1 का कॉन्सेप्ट आएगा। और चौथा हो गया many to many। तो many to many में यही हो जाएगा सिंपली कि एक मतलब सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग भले ही हो। मतलब many स्टूडेंट्स रीड many सब्जेक्ट, तो यहाँ पे many to many हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है। चारों होता है 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। इसका करेक्ट आंसर था उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हर एक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फंक्शनली निर्भर होता है तो इस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है, ये नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखो नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को अच्छे से मैनेज, अच्छे से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को लाया गया है। ये रिडंडेंसी दूर करता है, मतलब जो डुप्लीकेसी होती है टेबल में, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको दूर किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन देखो जैसे बड़ा टेबल है, बड़ा टेबल, नॉर्मलाइजेशन के ही हेल्प से हम बड़े टेबल को छोटे टेबल में तोड़ते हैं, मतलब उसको ईजी बनाते हैं, ईजी। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब हर एक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फंक्शनली निर्भर होता है। देखो प्राइमरी की पर अगर डिपेंड है तो वो तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, देखो मैं नॉर्मल फॉर्म बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस वो थोड़ा बता देता हूँ। देखो पहला स्टार्ट होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है ना। मैं चार बताता हूँ आपको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक होता है थर्ड के बाद आता है BCNF, बायस्कॉट नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी आता है, तो BCNF तक मैं आपको बताता हूँ। ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इससे बड़ा होता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड से बड़ा होता है
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इससे बड़ा होता है फोर्थ, नहीं थर्ड के बाद तो BCNF आएगा ना, BCNF से बड़ा होता है फोर्थ। एक एक को देख लेते हैं। अच्छा, एक एक को देखते हैं। मैं थोड़ा इजी तरीके से ही समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो नॉर्मल फॉर्म है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है DBMS में। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब देखेंगे थर्ड वाले में ही इसको समझेंगे कि ये प्राइमरी की पर क्यों निर्भर करता है। अभी मैं डायरेक्ट थर्ड बता दूंगा तो वो दो छूट जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तीनों ही बता दूँ आपको, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बने वो आप कर ले जाओ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बड़ा ही सिंपल होता है। इसके कहने का मतलब होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कि नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ओनली सिंगल वैल्यू। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगा, मल्टी वैल्यू नहीं आएगा, मतलब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को आप नहीं यूज कर सकते इसमें। तो मैं टेबल के जरिए दिखाता हूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को बताता हूँ। ये देखो टेबल है, ये नेम है, सिंपली नेम हो गया, मान लो राम। ये मोबाइल नंबर है, तो इसमें हम मोबाइल नंबर है तो एक ही मोबाइल नंबर देंगे, 96160226, ये मोबाइल नंबर देंगे सिंपली एक। इसमें दो मोबाइल नंबर नहीं आएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दो मोबाइल नंबर नहीं आएगा, तो ये मतलब ओनली सिंगल वैल्यू ही आएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि पहला तो इसका कंडीशन है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन बनता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ओनली फुल डिपेंडेंसी, मतलब यदि दो हैं AB ओनली डिपेंड ऑन C, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सिंपली ये बोलता है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। और इसमें जो है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो जैसे इस सेकंड वाले में था AB डिपेंड कर रहा था C पे, इसमें क्या है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें नहीं, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मतलब A डिपेंड करता है B पे, B डिपेंड करता है C पे। इसको मैं टेबल के थ्रू समझाता हूँ तो आप जल्दी से समझ जाओगे। देखो ये टेबल है, टेबल में सपोज करो ये ID है, ये इसको मैं लिख लेता हूँ, पिन कोड लिख लेता हूँ, पिन कोड होता है, और सिटी है, ये सिटी है। तो देखो ID में 1 2 3 हो गया, 3 ID है। पिन कोड मान लो 3 हो गया, पिन कोड 1 2 3, मान लो ये हो गया 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये हो गया। सिटी हो गया वाराणसी, इलाहाबाद, ये हो गया लखनऊ। अभी इसमें क्या है कि यहाँ देखो जो सिटी है पिन कोड पे डिपेंड करता है। ये जो सिटी है वाराणसी, ये पिन कोड पे डिपेंड करता है। अब पिन कोड जो है वो ID पे डिपेंड कर रहा है, हो गया ना। तो इसमें नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब देखो ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, हम दो टेबल बना लें। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, हम दो टेबल बना लें। देखो दो टेबल कैसे बन जाएगा, एक इसमें ID हो जाएगा, ये पिन हो जाएगा, और इस वाले में हो जाएगा पिन, हो जाएगा पिन कोड, और इसमें सिटी हो जाएगा। हो गया ये सॉल्यूशन। तो इसी को बोलते हैं, ये था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और इसके बाद आता है BCNF। तो BCNF में वही होता है कि BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, और जो उसका LHS होना चाहिए मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की। तो इसका करेक्ट आंसर था थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये फंक्शनली प्राइमरी की पे फंक्शनली निर्भर होता है। प्राइमरी की पता है ना, जो हम लोग दो टेबल बनाए थे, तो एक टेबल को दूसरे टेबल पे कैसे कनेक्ट करेगा? प्राइमरी की के थ्रू। जो पहले का प्राइमरी की दूसरे के लिए फॉरेन की का काम करता है। तो ये था। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकिंग की प्रक्रिया किस तरह की समस्या को दूर करती है? लॉकिंग की प्रक्रिया किस तरह की समस्या को दूर करती है? लास्ट अपडेट, ऑप्शन है लास्ट अपडेट, अनकमिटेड डिपेंडेंसी, इनकंसिस्टेंट डेटा, और उपर्युक्त सभी। तो देखो लॉकिंग, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, ये सभी तरह के समस्या को दूर करती है। लॉकिंग को पहले समझते हैं, लॉकिंग क्या है।
देखो लॉकिंग के साथ साथ हम दो तीन चीज़ें समझते हैं। लॉकिंग के साथ साथ हम एसक्यूएल सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये देख लो। एसक्यूएल सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। इसमें मतलब बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ देख लो, तीनों चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप लॉकिंग समझ जाओगे। देखो पहला लॉकिंग है, LOCKING लॉकिंग है। दूसरा ब्लॉकिंग है, दूसरा ब्लॉकिंग है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है डेडलॉक, DEAD, डेडलॉक। तीनों आप नाम सुने होंगे। ये मतलब ट्रांजैक्शन के टाइम ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें आती हैं। तो अभी लॉकिंग देखेंगे। लॉकिंग देखो, डेटाबेस टेबल में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए टेबल को लॉक करना पड़ता है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, दो यूजर हैं, सपोज करो ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है। अगर एक यूजर कोई टेबल इंसर्ट कर रहा है या टेबल एडिट कर रहा है तो उसमें, और सेम दूसरा यूजर भी उसी को एक्सेस करना चाहता है, तो अगर पहला उसमें ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसके लिए वो लॉकिंग हो, मतलब वो लॉक्ड है, वो उसमें प्रोसेस कर रहा है, वो वर्क लॉक्ड है। ये लॉकिंग पीरियड में ये है पहला तो, और दूसरा भी उसको एक्सेस करना चाहता है तो दूसरे के लिए वो ब्लॉकिंग, मतलब पहले के लिए अगर वो लॉकिंग है तो दूसरे के लिए वो ब्लॉकिंग का काम करता है। मतलब वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जब से ये इसको रिलीज नहीं करेगा या इसको डन नहीं करेगा या इसको फुली अपडेट नहीं करेगा। मतलब इसको ये रिलीज करेगा तब इसके लिए ये वर्क करने के लिए एबल होगा। अब ये जो वर्क करने जाएगा, अगर उसमें वर्क करने लगा तो फिर ये जो टेबल होता है ये फिर मतलब लॉक के कंडीशन में चला जाता है, लॉक, ताकि उसको कोई, अब सोचो कि ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पीरियड में तो वो दूसरा कोई तो उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए वो लॉक ही रहता है, दूसरे के लिए ब्लॉगिंग रहता है, ब्लॉकिंग। और डेडलॉक वाली कंडीशन देख लेते हैं, तीसरा जो ऑप्शन था डेडलॉक, वो देख लेते हैं कि डेडलॉक कब होता है। देखो डेडलॉक का कंडीशन थोड़ा सा मज़ेदार है। डेडलॉक का ऐसे समझो कि दो यूजर हैं, अगर मान लो ये T1 है, ये T2 है, दो यूजर हैं T1 T2 और ये दो प्रोसेस कर रहे हैं। मैं आपको ये डेडलॉक समझा रहा हूँ अभी। ये T1 यूजर है, T2 यूजर है और ये दो प्रोसेस हो रहा है। मान लो ये P1 प्रोसेस कर रहा है, ये जो P1 प्रोसेस कर रहा है और ये P2 प्रोसेस कर रहा है। अभी ये प्रोसेस कर रहा है तो ये होल्ड पे होगा, ये दोनों ही होल्ड पे होंगे, दोनों मतलब प्रोसेस को होल्ड रखे होंगे, प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो T1 प्रोसेस कर रहा है P1, अच्छा P1 को अब प्रोसेस करना है, सपोज करो P2 प्रोसेस नहीं, T1 अभी P1 देखो T1 प्रोसेस कर रहा है P1 को, अभी P1 को एक्सेस चाहिए P2 का, P1 को एक्सेस चाहिए P2 का, तो ये P1 T1 से T2 से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हमको P2 का भी एक्सेस दे दो, ये रिक्वेस्ट करेगा। तो ये अभी ये रिक्वेस्ट करेगा, P1 रिक्वेस्ट करेगा T2 से कि हमें P2 का एक्सेस दे दो। अभी इसको P2 का एक्सेस लेने के लिए T2 बोलेगा कि भाई, मतलब T2 का रिक्वेस्ट लेने के लिए P2 को बोलेगा कि भाई तुम T1 से ले लो रिक्वेस्ट। तो ये इससे रिक्वेस्ट लेगा कि भाई तुम अपना P1 दे दो, हमें प्रोसेस 1 दे दो, तो हम इसको P1 प्रोसेस T1 को हम P2, देखो ऐसे आप P2 T2 नहीं समझ पाओगे, आपको मैं एक रियल वर्ल्ड लाइफ मतलब रियल वाला एग्जांपल एक समझाता हूँ। ऐसे डेडलॉक का कंडीशन क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब अजीब हो जाएगा। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल समझाता हूँ कि डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है। देखो अपन थोड़ा सा देसी तरीके से समझते हैं। देखो ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है और ये रास्ता है और इस रास्ते पे एक ट्रक आई, एक ट्रक, मतलब ट्रक अभी प्रोसेस में आ गई। ये रास्ता है, नीचे नदी है, नदी में पानी है, इधर से एक ट्रक आई, इसको इधर जाना है, इधर से भी एक ट्रक आ गई, इसको इधर जाना है, बीच में कहीं रास्ता नहीं है। अभी देखो दोनों हॉर्न बजाएंगे, तो अभी देखो ये डेडलॉक की कंडीशन यहाँ पे कैसे क्रिएट होती है। अभी फर्स्ट वाला ये ट्रक जो जाएगा, ट्रक T1 जो जाएगा, जब T1 पूरा क्रॉस कर लेगा तब T2 आएगा। और T2 के लिए भी यही कंडीशन है कि T1 जब से जाएगा नहीं तब से T2 क्रॉस नहीं करेगा, मतलब, और ये पीछे जा नहीं सकते हैं,
दोनों जब प्रोसेस में हैं तो ये आगे ही जाएंगे। तो अभी देखो ये क्या है कंडीशन, ये डेडलॉक की ही कंडीशन है। मतलब एक प्रोसेस करने के लिए दूसरा प्रोसेस उसको चाहिए और दूसरे प्रोसेस करने के लिए उसको दूसरे वाले को पहला प्रोसेस चाहिए। तो पहला प्रोसेस ना कंप्लीट होगा ना दूसरा प्रोसेस उसको देगा करने के लिए। तो यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन बनती है, जो कि डेडलॉक की कंडीशन सबसे वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है ट्रांजेक्शन में। इस मतलब डेडलॉक अगर हो गया तो उसको रीसेट ही करना पड़ता है या फिर से इनिशियलाइजेशन में उसको डालना पड़ता है। तो ये हो गया, ये हमारा था डेडलॉक। तो हम इसमें अभी क्या देख रहे थे, हम एसक्यूएल सर्वर का कॉन्सेप्ट देख रहे थे जिसमें लॉकिंग था, ब्लॉगिंग था और डेडलॉक था। डेडलॉक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके क्वेश्चंस में डेटाबेस से क्वेश्चन बनते हैं डेडलॉक से, तो ये डेडलॉक आ जाता है, तो इससे आप क्वेश्चन कर लेना। लॉकिंग का मैंने बता दिया कि लॉकिंग क्या था। लॉकिंग एक प्रोसेस था, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन था जिसको रन करने के लिए टेबल को लॉक करना पड़ता है। अगर यूजर वन के लिए अगर वो टेबल लॉक है, वो उसमें प्रोसेस कर रहा है, तो वो टेबल दूसरे यूजर के लिए ब्लॉकिंग का काम करता है, तो उसके लिए वो ब्लॉक होता है। और डेडलॉक का ऐसा कंडीशन होता है कि डेडलॉक में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट करता रहता है, वो भी इन्फिनिटी टाइम तक, ना वो प्रोसेस हो पाता है कंप्लीट, तो वो डेडलॉक के कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था उपर्युक्त सभी। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्यू का क्या इस्तेमाल है। ये बड़ा मस्त चीज़ है व्यू। मैं व्यू, अच्छा इसमें देख लो व्यू का क्या इस्तेमाल है। कॉलम को छुपाना, रो को छुपाना, एसक्यूएल छुपाना या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलम को छुपाना। ओके, तो देखो व्यू मैं आपको बता देता हूँ व्यू क्या होता है। टेबल है, अच्छा टेबल नहीं, व्यू मैं आपको टेबल के फॉर्मेट में समझाता हूँ कि व्यू क्या है। अच्छा डेटाबेस तो आप जानते ही होंगे, डेटाबेस क्या होता है। मान लो कोई यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। अभी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें होंगी। कोई भी उस यूनिवर्सिटी का पोर्टल खोलेगा, मान लो एक स्टूडेंट खोलता है अगर यूनिवर्सिटी का पोर्टल, तो उसको उसमें उस टेबल में, मतलब टेबल के फॉर्मेट में वो दिखता है, तो उसको क्या दिखेगा उस वेबसाइट पे या उस पोर्टल पे, उसको क्या दिखेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है, अपना नाम देख सकता है उसमें, किस किस दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा देख लेगा या अटेंडेंस लगाएगा। मतलब जो स्टूडेंट का व्यू होगा वो स्टूडेंट ही देख पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ये देखने लगेगा कि हमारे जो वो टीचर हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, वो टीचर का सैलरी नहीं देख पाएगा या टीचर का कोई पर्सनल डेटा नहीं देख पाएगा वो स्टूडेंट। हाँ मगर टीचर जो है वो स्टूडेंट का देख लेगा कि कौन स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, किसका क्या एड्रेस है। तो उसी को देखो, जो नहीं देख पाएगा, जो हिडन चीज़ें हैं, मतलब कॉलम को छुपाना, जो हिडन चीज़ें हैं उसी को व्यू बोलते हैं। एक बारी व्यू और टेबल में डिफरेंस देख लो, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये व्यू हो गया और ये टेबल हो गया। स्टूडेंट के लिए तो टेबल में सारी चीज़ें दी होती हैं, मगर जो व्यू है ये वर्चुअल एंटिटी होती है। व्यू जो है ये वर्चुअल होती है, मतलब एग्जिस्ट तो करती है मगर दिखता किसी को नहीं। ये वर्चुअल होता है और ये फिजिकल होता है। व्यू जो है वर्चुअल होता है, टेबल जो है वो फिजिकल होता है। वर्चुअल और फिजिकल का आप समझ रहे हो ना। जो हम पैसे, करेंसी नोट जो 100 का होता है, 200 का होता है, वो एक्चुअली में फिजिकल है। और जो हम यूपीआई करते हैं वो वर्चुअल है, मतलब पैसा तो होता है यूपीआई वाला, मगर ऑनलाइन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है, वो हमें दिखेगा नहीं। तो वैसे ही व्यू होता है, मतलब उस डेटाबेस में किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है तो उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो कि होते हैं मगर किसी को दिखता नहीं है। जो सबसे एडमिन होगा या जो वीसी वगैरह होते हैं, जो हाई रैंक पे होंगे, वो सबका देख लेते होंगे। बाकी जो नीचे वाले होंगे वो नहीं, उनको एक्सेस ही नहीं रहता है। तो व्यू यही समझ लो, जो कॉलम होता है उसको हिडन कर दिया जाता है। जैसे टेबल में है, व्यू दिया है ना, व्यू का इस्तेमाल। तो जो हमारा टेबल है, तो जो कॉलम होता है, एक कॉलम या दो कॉलम को हाइड कर देगा, क्योंकि वो उनके लिए है ही नहीं, वो सारे यूजर के लिए नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जिसको एक्सेस है उसके लिए है। तो जो व्यू का इस्तेमाल, व्यू देखो क्वेरी ही होता है इसका। क्वेरी, चलो क्वेरी मैं आगे बताऊंगा, अगर क्वेरी का क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेरी लिख के बताऊंगा कि व्यू का क्वेरी कैसे होता है। इसमें बस आप ये जान लो कि जो व्यू होता है वो वर्चुअल एंटिटी होती है और जो टेबल होता है वो फिजिकल एंटिटी होती है। व्यू मतलब कॉलम को छुपाना। व्यू वाला हम अगर क्वेरी लिख दिए तो उसमें मतलब कि हम कॉलम को छुपा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो निचले स्तर के होते हैं।
अभी फेसबुक का ही है, फेसबुक सारे लोग चलाते होंगे, तो फेसबुक में ऐसा थोड़ी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का सारी चीज़ें होती है वो भी सब एक्सेस कर सकते हो, नहीं, तुम जो अपना करोगे और बाकी जिसका देखना होता है वो, बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है, तो हिडन चीज़ें ही व्यू होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था, 9th पे आते हैं। चलो भैया 9th क्या है, क्या बोल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट एक रिलेशन बनाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन मतलब समझ रहे हो ना, सिंपली भाई रिलेशन मतलब कहने का टेबल। अगर हम डेटाबेस में रिलेशन की बात करें तो वो टेबल की ही बात करता है। तो देखो कौन सा ऑब्जेक्ट रिलेशन बनाता है, ऑप्शन है डेटा टाइप, टपल, एट्रीब्यूट या फिर दोनों। मतलब दोनों का मतलब ए और बी, मतलब डेटा टाइप और टपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब ए और बी, ए और बी मिलके, ए और बी मतलब डेटा टाइप और टपल मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाते हैं। तो देख लेते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप तो आप जानते हो, पहले टपल देख लेते हैं। टपल को क्या बोलते थे, रो, रो टपल रिकॉर्ड, ये था ना टपल। तो टपल है, टपल में मान लो कोई डिजिट है, मान लो 351 है, 351 है, और इसका जो डेटा टाइप होगा, इस डेटा टाइप को बोलेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो ये दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में बताया था ना क्या होता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब डेटा टाइप और टपल। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है और 351 है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ये दोनों मिलके ऑब्जेक्ट में रिलेशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन को लेके चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटाबेस में की क्या होता है। लो सबसे आसान आ गया क्वेश्चन, की, आगे भी की वाले क्वेश्चन होंगे, तो इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा पहले आप की जानते हो ना, की क्या होता है, वही प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की। तो डेटाबेस में की क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी पंक्ति की पहचान करती है। अच्छा की का कार्य दिया है, तो आइडेंटिफाई अ रो। अच्छा ये चीज़ आप थोड़ा देखना, आइडेंटिफाई मतलब देयर इज़ अ कॉलम, आइडेंटिफाई अ कॉलम मत करना, ये गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ की इन अ डेटाबेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई ए रो। हम टेबल बना के देखते हैं एक बारी कि क्यों आइडेंटिफाई ए रो हो रहा है। तो देखो ये टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। चलो ये स्टूडेंट आईडी है, ये मान लो आईडी है, ये नेम हो गया। तो अगर आईडी में 1 2 3 है, तो की जो है, की का काम है कि ये रो को पहचानता है, मतलब आइडेंटिफाई ये रो, मतलब आईडी 1 पे कौन है, नाम क्या है, महेश, सुरेश, रमेश। इस सेकेंड रो में क्या है, मतलब रो को ही वो आइडेंटिफाई करता है, पूरे रो को ही आइडेंटिफाई करेगा, कॉलम को नहीं करेगा। तो ये की का वर्क होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब टेबल में हम प्राइमरी की लगाते हैं, आईडी है, आईडी पे प्राइमरी की कर दिए, तो वो एक एक बंदे को पहचानना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो उसके लिए यूनिक हो जाएगा। जैसे आईडी की जगह पर हम आधार कार्ड लिख देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन किए हैं, तो वो रो के हिसाब से ना एक यूनिक बनाएगा उसको, मतलब ये यूनिक हो गया, एक ये पर्टिकुलर यूनिक हो गया। मतलब ऐसे यूनिक नहीं हुआ, ऐसे यूनिक हुआ, क्योंकि अगर आईडी पे 1 आईडी किसी का है तो उसका पूरा डेटा उसको मिल जाएगा सिर्फ एक आईडी की वजह से ही। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्राइमरी की लगा होता है, तो वो आइडेंटिफाई ये रो करता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेटाबेस में की क्या है, तो डेटाबेस में की आइडेंटिफाई ये रो, रो को आइडेंटिफाई करता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो 1 2 4 लाइक आते हैं तो फिर मैं इसके बाद का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ 11 से लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।